412 तक कवर कर चुके थे। सेक्शन 412 के बाद आता है सेक्शन 413, जो बात करता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। कुछ लोग स्टोलन प्रॉपर्टी में हैबिचुअली डील करते हैं, यानी कि चोरी के सामान का ही काम करते हैं, चाहे वो चोरी के सामान को बेचना, खरीदना, उसकी तस्करी करवाना या उसको किसी मार्केट में सेल करवा देना इजीली। तो उसमें जो लोग डील करते हैं कहा जाता है हैबिचुअली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी का ऑफेंस वो कर रहे हैं। तो अच्छा, इसमें हैबिचुअली बात जो होती है वो पुराने केसेस से, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड से, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड से ये चीज पता लगाई जाती है कि क्या कोई इंसान हैबिचुअली स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है या नहीं करता है। मतलब पहले भी कभी ऐसा इंस्टेंस होगा जब उसने डील किया होगा, उससे पता चलता है कि हैबिचुअली वो इंसान इन स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है या नहीं करता है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट 10 सालों तक का हो सकता है, प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। फिर आता है सेक्शन 414, दैट इज असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। अगर आप चोरी के सामान को छुपाने में चोरी के सामान को छुपाने में हेल्प करते हो, असिस्ट करते हो, तो आपको सेक्शन 414 में पनिश किया जाएगा। दिस सेक्शन रिक्वायर टू थिंग्स। फर्स्ट, voluntary assistance in concealing or disposing or making away with the property। इसमें प्रॉपर्टी को छुपाना, प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना और प्रॉपर्टी को दूर करना, तीनों ही चीजें आती हैं। आपने वॉलंटरी इन तीनों चीजों में किसी भी चीज की मदद की है, ये जानते हुए, इस नॉलेज के साथ, और रीजन टू बिलीव दैट सच प्रॉपर्टी इज स्टोलन। आप जानते हो वो प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी है, या आपके पास कोई रीजन है इस चीज को बिलीव करने का कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, फिर भी आपने मदद की है उस प्रॉपर्टी को छुपाने में, डिस्पोज करने में, या किसी भी तरह से उस प्रॉपर्टी को उसके असली मालिक से दूर रखने में। तो दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू पेनलाइज द पर्सन who deal with the stolen property in such a way that it become difficult to identify it or use it as a evidence। तो ये सेक्शन आपको पनिश करेगा, 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट आपको हो सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है, दोनों भी लगाया जा सकता है। चल, सेक्शन 414 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है चीटिंग। चीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना। सेक्शन 415 डिफाइन करता है चीटिंग। सेक्शन 415 डिफाइंस चीटिंग। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अभी तक हमने जितने भी ऑफेंसेस देखे इस चैप्टर के अंदर, चोरी, डकैती, रॉबरी, हमने देखा था कि बेसिकली उन सब चीजों में ऑफेंडर को सिर्फ उस सामान का पदेशन मिलता था। चोरी अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको उस चोरी के सामान का पदेशन मिल जाएगा। डकैती करोगे तो क्या मिल जाएगा? डकैती जिस सामान का किया है, जो सामान आपने डकैती में लिया है, उसका पदेशन मिल जाएगा। तो जितने भी मोस्टली ऑफेंस अभी तक हमने पढ़े हैं, उसमें ऑफेंडर मेयरली गॉट द पोजीशन ऑफ द थिंग, बट इन द केस ऑफ चीटिंग व्हाट ही गॉट इज पोजीशन प्लस प्रॉपर्टी। पोजीशन भी और साथ में कुछ प्रॉपर्टी भी। मतलब चीटिंग एक गंभीर ऑफेंस यहाँ पे अभी आपको देखने को मिलेगा। छल करना इसको कहते हैं। इसके इंग्रेडिएंट भी पुराने सेक्शन से काफी अलग है। चोरी, डकैती, रॉबरी, इन सब के इंग्रेडिएंट कुछ और थे, चीटिंग के इंग्रेडिएंट कुछ और है। अगर इसका इंग्रेडिएंट देखोगे तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट, डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन। दूसरा, fraudulently or dishonestly inducing that person to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally inducing that person to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property।
आप सबसे पहली चीज ये समझो कि डिसेप्शन का मतलब क्या होता है। डिसेप्शन का मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिसीविंग समवन। अब डिसीविंग का मतलब क्या होता है? किसी तरह से सामने वाले को कोई चीज बिलीव करवाना जो हो नहीं, या कोई ऐसी चीज जो हो उसको ये बिलीव करवाना कि वो नहीं है। मतलब डिसेप्शन एक तरह की चीज होती है जिसमें आप किसी को कोई चीज का होना या नहीं होना बिलीव करवाते हो, जबकि आप उल्टा करते हो। जो चीज होती है आप बिलीव करवाते हो कि नहीं है, और जो चीज नहीं होती है आप बिलीव करवाते हो कि है। दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन। मतलब एक तरह से किसी को झूठ बोलना, कोई चीज की बिलीव, किसी चीज का बिलीफ उसके अंदर क्रिएट करना, या किसी चीज का बिलीफ उसके अंदर से क्रिएट नहीं करना, उसको हटाना, दैट इज कॉल्ड डिसेप्शन। तो आप, सबसे पहला इंग्रेडिएंट चीटिंग का यही कहता है कि आप किसी को डिसेप्शन में लेते हो या आप किसी को डिसीव करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उस डिसेप्शन के थ्रू क्या करना चाहते हो? आप उस डिसेप्शन के थ्रू फ्रॉड्यूलेंट तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से उस पर्सन को इंड्यूस कर रहे हो। आपने डिसेप्शन किया, आपने उसको कुछ बिलीव करवाया, और उस बिलीफ के बाद आप फ्रॉड्यूलेंट तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से उसको इंड्यूस कर रहे हो। क्या करने के लिए? कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए। उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको ऐसा इंड्यूस कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे या किसी और को डिलीवर कर दे। या फिर आप उससे ये कंसेंट लेना चाहते हो कि एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, कि उसकी कोई प्रॉपर्टी किसी पर्सन के पास है तो वो उसी के पास रहे। ऐसी कोई कंसेंट आप उससे फ्रॉडफुल तरीके से लेना चाहते हो। और या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप उसे इंटेंशनली इंड्यूस कर रहे हो कोई ऐसी चीज करने के लिए या कोई ऐसी चीज नहीं करने के लिए जो अगर आप उसे करने का बोल रहे हो, बट अगर आप उसे डिसेप्शन में नहीं लेते तो वो नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात है, कोई ऐसा काम जो वो खुद से नहीं करता, आप उसको डिसीव करके उससे करवाने की कोशिश कर रहे हो। या कोई ऐसा काम जो वो करता, बट आप उसको डिसीव करके उससे नहीं करवाने की कोशिश कर रहे हो। और जो भी आप काम करवा रहे हो या नहीं करवा रहे हो, उस काम से उस पर्सन की बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, इन कहीं में भी कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा। मतलब डैमेज होना भी यहाँ पे एक इसेंशियल एलिमेंट है। अब आप समझो इंग्रेडिएंट इसके कितने कॉम्प्लिकेटेड। पहला तो डिसेप्शन होना चाहिए। दूसरा, उस डिसेप्शन की मदद से या तो फ्रॉडुलेंट तरीके से या डिसऑनेस्ट तरीके से आप उससे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, या उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है या किसी के पास है तो आप कंसेंट ले रहे हो उसकी कि ये प्रॉपर्टी उसी के पास रहने दे। या आप इंटेंशनली उसको किसी काम को करवा रहे हो जो वो खुद से नहीं करता, या कोई काम उससे नहीं करवा रहे हो जो वो खुद से करता। और ऐसे एक्ट और ओमिशन से उसको डैमेज होगा, चाहे बॉडी में हो, चाहे माइंड में हो, चाहे रेपुटेशन में हो, चाहे प्रॉपर्टी में। अब आप चीटिंग की डेफिनेशन को देखा, आपने इंग्रेडिएंट को देखा, तो एक चीज समझ में आई होगी कि देयर आर टू सेपरेट क्लास ऑफ एक्ट। एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि डिसेप्शन तो होना ही चाहिए, बट डिसेप्शन के अलावा भी दो कैटेगरी है। पहली, कि उसको फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट तरीके से किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी करवा रहे हो या प्रॉपर्टी को अपने पास रखने की कंसेंट ले रहे हो। और दूसरा ऑफेंस क्या है, कि उससे कोई चीज करवा रहे हो या ओमिट टू डू, नहीं करवा रहे हो, जो वो पर्सन खुद से करता या नहीं करता, बट चूंकि वो कर रहा है क्योंकि आपने डिसेप्शन किया है, या वो नहीं कर रहा है क्योंकि आपने डिसेप्शन किया है। Offense of cheating is not committed if a third party on whom no deception has been practiced sustains pecuniary loss in consequence of the accused act. आपके किसी एक्ट से अगर किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होगा, जिस थर्ड पार्टी पे आपने डिसेप्शन नहीं किया है, तो वो थर्ड पार्टी के लिए आपने कोई चीटिंग का ऑफेंस नहीं किया है। एक्चुअल में आप चीटिंग का ऑफेंस उस इंसान के साथ करते हो जिसके ऊपर आपने डिसेप्शन प्ले किया हो। यानी आप जिसको डिसीव करते हो उसी को लॉस होना चाहिए, तो ही चीटिंग का ऑफेंस कंप्लीट होता है। ठीक है। चीटिंग का ऑफेंस प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इट इज नेसेसरी टू शो दैट ही हैड अ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ मेकिंग द प्रॉमिस।
आप चीटिंग में किसी से वादा करते हो और उस वादे को तोड़ देते हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप वो प्रॉमिस कर रहे होते हो, उस प्रॉमिस के करते वक्त ही आपके अंदर एक फ्रॉड्यूलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। ये चीज आपको प्रूव करना पड़ेगी कोर्ट में, तभी जाके आपके ऊपर चीटिंग का चार्ज सस्टेन होगा। मतलब प्रोसिक्यूशन अगर आपके ऊपर चीटिंग का चार्ज प्रूव करना चाहता है तो उसे ये साबित करना होगा कि जिस वक्त आप प्रॉमिस कर रहे थे। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, यही तो बताया ना कि आप किसी को कोई चीज बिलीव करवा रहे हो जो है ही नहीं, या कोई ऐसी चीज बिलीव नहीं करवा रहे हो जो है। मतलब आप उससे किसी तरह का वादा कर रहे होगे वहां पे, तो वो जो प्रॉमिस आप जब करते हो ना, तो उसी वक्त आपका फ्रॉड्यूलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। द मेयर फैक्ट दैट promiser could not keep his promise, it cannot be presumed that he had all along had a culpable intention to break the promise from beginning. आपने जब प्रॉमिस किया था तब तो आपने पूरे कॉन्फिडेंस से किया था, आपका कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं था, आपका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, आपका वादा निभाने का पूरा पूरा मन था। बट क्या हुआ, किसी कारण से आप अपना प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हो। तो किसी कारण से आप अपना प्रॉमिस नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पहले दिन से ही कल्पेबल इंटेंशन था, या पहले दिन से ही आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का था, ऐसा नहीं मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि चीटिंग का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप जिस दिन आपने प्रॉमिस किया उसी दिन ये प्रूफ करना होगा कि पहले दिन से ही आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था। ठीक, उसके बाद डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज अ डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 जो है इस सेक्शन का, वो ये शो करता है कि अगर आप कोई फैक्ट को छुपाते हो जानबूझ के, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से आप किसी फैक्ट को कंसील कर रहे हो जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। मतलब कोई फैक्ट है जो एग्जिस्ट करते हैं और आप उन्हें छुपा रहे हो। क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि उनको छुपाने से आपका कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन पूरा हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसेप्शन। अब ये डिसेप्शन क्या होता है, ये क्या होता है, देखो अभी इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा। एक ए नाम का व्यक्ति है, वो अपने आप को सिविल सर्विस में बताता है, यानी वो अपने आप को झूठा फॉल्सली ये बताता है कि वो सिविल सर्विस में है, गवर्नमेंट ऑफिसर है। और ऐसा बता के उसने जेड नाम के एक व्यक्ति को डिसीव किया। जेड नाम के व्यक्ति को उसने डिसीव किया। अब ये देखो, डिसीव का मतलब आप समझे क्या हुआ? वो व्यक्ति सिविल सर्विस में नहीं है, फिर भी उसने जेड को क्या बिलीव करवा दिया कि वो सिविल सर्विस में है। बस इसी को बोलते हैं डिसेप्शन। तो कर दिया उसने डिसेप्शन। अब ऐसा डिसेप्शन उसने क्यों किया? तो देखो, एक तो होता है कि सिर्फ डिसेप्शन कर दो, और एक होता है कि डिसेप्शन करा है किसी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से या किसी डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। यहाँ पे क्यों डिसेप्शन किया? डिसेप्शन किया इसलिए ताकि वो जेड को इंड्यूस कर सके कि तुम उसे क्रेडिट पे गुड्स दे दो, क्रेडिट पे सामान दे दो। ये बोल के कि अरे यार सिविल सर्विस में हूँ, थोड़ी ना मैं तुम्हारा पैसा खा के भाग जाऊंगा, मेरे को क्रेडिट पे सामान दे दो। अच्छा, उसका मन, जो ए था, उसके मन में पहले से ही चोर था, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन उसका था। उसने सोच के रखा था कि मैं क्रेडिट पे सामान लूंगा और मैं इसको पे नहीं करूंगा, उसने ये सोच रखा था। और इसीलिए वो डिसेप्शन कर रहा था, क्योंकि वो सिविल सर्विस में नहीं था, फिर भी उसने बिलीव करवाया, डिसेप्शन प्ले करा, डिसऑनेस्टली इस इंटेंशन से क्रेडिट पे गुड्स लिया कि पे नहीं करूंगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया? चीटिंग करी। देखो सारे इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई हो रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद एक और चीज, कोई एक सामान है, उस पे ए नाम के व्यक्ति ने काउंटरफिट मार्क लगा दिया। काउंटरफिट मार्क का मतलब एक ऐसा मार्क जो रियल नहीं है, फॉल्स है। उसने वो मार्क उस सामान पे लगा दिया, और वो मार्क उस सामान पे लगा के जेड को क्या बताने की कोशिश करी है कि ये जो सामान है, ये जो आर्टिकल है, ये एक बहुत ही फेमस मैन्युफैक्चरर का है। मतलब वो होता है ना एक चीज, जो बड़ी बड़ी फेमस कंपनी होती है वो छोटी छोटी गलियों में देखने नहीं आती कि कौन कौन इंसान हमारे सामान को कॉपी कर रहा है। तो आपने कोई एक नॉर्मल टी शर्ट बना के उस पर रिबॉक का साइन बना दिया या नाइकी का साइन बना दिया, और किसी को आप ये डिसीव कर रहे हो कि अरे ये ओरिजिनल कंपनी का सामान, जबकि वो सामान आपने नकली बनाया है, आपने काउंटरफिट मार्क लगाया है, बट आप किसी को डिसीव कर रहे हो कि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर का है, बहुत फेमस मैन्युफैक्चरर का है। और ऐसे में आप उस व्यक्ति को जिसको डिसीव कर रहे हो, उसे वो सामान बेच देते हो और उससे पैसे ले लेते हो। तो ऐसे में आपने उस व्यक्ति के साथ धोखा किया है, चीटिंग आपने कर दी है।
ठीक है, तो ये चीटिंग के ऑफेंस के दो इलस्ट्रेशन मैंने बताए, बाकी सारे इलस्ट्रेशन आप पढ़ना, आपको समझ में आएगा। तो ये था चीटिंग की डेफिनेशन। सेक्शन 415 सिर्फ चीटिंग को डिफाइन करता है, बस पनिशमेंट चीटिंग की आगे मिलेगी, ये सिर्फ चीटिंग को डिफाइन करता है। तो याद रखना, सेक्शन 415 चीटिंग को डिफाइन करता है। फिर आता है सेक्शन 416 जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन को डिफाइन करता है। चीटिंग बाय पर्सोनेशन एक अलग टाइप की चीटिंग होती है। पर्सोनेट का मतलब होता है, आपको ऑलरेडी पता होगा, बहुत बार पढ़ चुके हैं अभी तक। टू पर्सोनेट मीन्स टू प्रिटेंड टू बी अ पर्टिकुलर पर्सन। जो इंसान आप नहीं हो वो इंसान अपने आप को दिखाना, मतलब ये प्रिटेंड करना कि आप कोई दूसरा इंसान हो। और चाहे वो दूसरा इंसान जो आप दिखा रहे हो अपने अंदर, चाहे वो रियल हो चाहे वो इमेजिनरी हो, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। वो रियल भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है। मतलब इन टोटल अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुपाना और एक ऐसी आइडेंटिटी दिखाना जो आप नहीं हो। मतलब आप अपने अंदर किसी और इंसान को प्रिटेंड करते हो, दैट इज कॉल्ड पर्सोनेशन। इंग्रेडिएंट यहाँ पे क्या होता है कि आप सबसे पहली चीज किसी पर्सन को प्रिटेंड कर रहे हो, जो आप नहीं हो आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो। दूसरी चीज, आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो। और तीसरी चीज, दैट रिप्रेजेंटेशन ही और एनी अदर पर्सन इज अ पर्सन अदर देन ही और सच अदर पर्सन रियली इज। और पहला तो आपने वो प्रिटेंशन कर दिया, दूसरा आपने नोइंगली ऐसा किया, और तीसरा जिस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करना चाहते हो उस व्यक्ति के सामने जाके ये रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि मैं तो वो हूं। जैसे कि एक ए नाम का व्यक्ति था, उसको चीटिंग करना थी, तो उसने चीटिंग करने के लिए अपने आप को ना बहुत अमीर बैंकर बता दिया। कोई एक बहुत अमीर बैंकर था, उसका कुछ नाम भी था, तो उसने उसका नाम अपने ऊपर लगा लिया और किसी के साथ जाके धोखाधड़ी कर दी। बोली कि अरे तुम जानते नहीं हो क्या मुझे, मैं सेठ धनचंद हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ। असली में सेठ धनचंद कोई था, बहुत अमीर आदमी, लेकिन उस गांव वालों को नहीं पता था कि वो सेठ धनचंद यही है क्या। तो इसने जाके बोल दिया कि बोले मैं तो वो हूँ, बहुत अमीर बैंकर हूँ, मैं तुम्हारा पैसा लेके भागूंगा थोड़ी ना। इस तरह से आपने चीटिंग कर ली, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि आपने चीटिंग करी है बाय पर्सोनेशन। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एग्जाम हॉल में किसी और की एग्जाम देने के लिए बैठ गए हो, इसको भी चीटिंग बोलेंगे। और ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन। क्यों चीटिंग बाय पर्सोनेशन? जो इंसान आप नहीं हो, किसी और व्यक्ति के नाम से एग्जाम हॉल में एग्जामिनर को ये दिखा के कि आप सुरेश हो, जबकि आप सुरेश नहीं हो, आप रमेश हो। एग्जामिनर को ये दिखा रहे हो कि आप सुरेश हो, एग्जाम देने बैठ गए, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अब आता है चीटिंग की पनिशमेंट। कि पनिशमेंट क्या होती है चीटिंग के लिए। सेक्शन 417 चीटिंग की पनिशमेंट बताता है। दिस सेक्शन पनिशेस सिंपल केस ऑफ चीटिंग। याद रखना, ये सेक्शन सिंपल केस ऑफ चीटिंग को पनिश करता है, क्योंकि जो ज्यादा सीवियर केस होते हैं वो सेक्शन 420 में जाते हैं, 420। क्योंकि जब भी चीटिंग का मुद्दा उठता है तो हमारे मुंह से 420 ही निकलता है, जबकि चीटिंग की डेफिनेशन 415 में है, सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट 417 में, पर उसको हम याद ही नहीं करते, हम 420 को ही याद करके बैठे होते। तो ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है 420 में और 417 में? डिफरेंस बड़ा सिंपल है। कि जब चीटिंग एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है, यानी किसी सामान की डिलीवरी विलीवरी नहीं होती है उसके अंदर, तो उसको सिंपल चीटिंग बोलते हैं, उसकी पनिशमेंट सेक्शन 417 में दी है। लेकिन जब चीटिंग के साथ किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी होती है या किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो सेक्शन 420 के अंदर उसका चार्ज बनता है, जो कि एक सीवियर केस ऑफ चीटिंग कहलाता है। अब यूजुअली कोई भी इंसान चीटिंग बिना प्रॉपर्टी की डिलीवरी के तो करता नहीं है, किसी ना किसी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में ही करता है। इसलिए जो ज्यादा कॉमन यूज होने वाला सेक्शन है वो सेक्शन 420। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 420 का टाइटल पढ़ लो, आप लोग समझ में आ जाएगा। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वहां की चीटिंग में डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुई है तो सिंपल चीटिंग बोलेंगे, तो उसकी सजा सेक्शन 417 में मिलेगी। इसमें आपको मैंने कुछ दिनों पहले रेप का केस जब मैं बता रहा था तो एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको, कि किसी लड़की से शादी का वादा करना, ये एश्योरेंस देना कि शादी करेंगे, और शादी के वादे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेना। ठीक है, और अगर ये शादी का वादा आप नहीं करते, अगर ये एश्योरेंस आप नहीं देते शादी का, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आप नहीं कर पाते। यानी कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स आपने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ उस शादी के वादे पे किया है। तो देखो, पहली चीज, आपने शादी का वादा किया,
यानी डिसेप्शन किया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि शादी का वादा जो है वो डिसेप्शन है कि नहीं, ठीक है। अगर शादी का वादा देते वक्त आपके मन में ये चीज थी कि आप शादी नहीं करोगे, यानी जब वादा आप कर रहे थे तभी आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन था कि आप शादी नहीं करोगे, आप वादा सिर्फ इसलिए दे रहे हो ताकि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सको, तो हम बोलेंगे कि आपने डिसेप्शन किया। जो चीज बिलीव ही नहीं करती है वो बिलीव करवा दिया, शादी करोगे ही नहीं फिर भी बिलीव करवा दिया, तो ये हो गया डिसेप्शन। दूसरा, सामने वाले व्यक्ति से कोई ऐसा एक्ट करवाया, इसमें वो सेकंड कैटेगरी देखना आप लोग, 415 सेक्शन की जो सेकंड कैटेगरी थी ना, ये वाली, कौन सी वाली, इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन, ये वाली, इंटेंशनली इंड्यूसिंग दैट पर्सन टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग व्हिच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव्ड। मतलब सामने वाले से आप सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए परमिशन करवा रहे हो, उसकी कंसेंट ले रहे हो, अगर एश्योरेंस ऑफ मैरिज नहीं देते तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की परमिशन भी नहीं मिलती। तो डिसेप्शन के कारण आपने सामने वाले से वो एक्ट करवाया जो वो खुद से नहीं करता, तो कहा जाएगा कि जो सेक्शन 415 के इंग्रेडिएंट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, और इसलिए अगर शादी के वादे पे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है तो वो एक चीटिंग का ऑफेंस बनता है सेक्शन 417 में, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 417 में दी जाती है। और इसकी पनिशमेंट सेक्शन 417 में क्यों दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी तो हो नहीं रही है जिसके कारण हम सेक्शन 420 लगा दें। 420 तो लगा नहीं सकते क्योंकि कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं हो रही है, 415 लगेगा और 417 की पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट यहाँ पे 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। एक बहुत अजीब चीज होती है ये कि आजकल जितने भी ये केस बनते हैं शादी के वादे पे रेप करने के जो केस बनते हैं, इसमें पुलिस वाले कभी भी सेक्शन 417 लगाते ही नहीं है इन कॉमन प्रैक्टिस। वो लोग सीधे एक ही सेक्शन लगा के उठा के फेंक देते हैं, सेक्शन 376 रेप, बात ही खत्म। वो ये चार्ज बनाते ही नहीं है, उनकी कॉमन प्रैक्टिस में ही नहीं है, जबकि वो गलत है, उनको ये चार्ज लगाना चाहिए, सेक्शन 415 का चार्ज लगाना चाहिए क्योंकि वो चार्ज बनता है वहां पे। बट चूंकि वो इसलिए नहीं लगाते हैं, बोले पनिशमेंट 1 साल की है क्यों लगाओ, रेप का लगा दो सीधे, ज्यादा सजा है उसमें। तो ये एक चीज होती है जो आपको याद रखना है कि हाँ, इसको भी चीटिंग बोलते हैं। फिर आता है सेक्शन 418, चीटिंग विथ नॉलेज that wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect। सेक्शन 418 डिफाइन करता है उस टाइप की चीटिंग को जिसमें आपको नॉलेज होता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करोगे जिसका इंटरेस्ट तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए। मतलब कोई पर्सन है जिसके इंटरेस्ट की आपको रक्षा करना चाहिए, यानी आपको उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट फिर भी उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जगह आप उनको रॉन्गफुल लॉस करने के लिए चीटिंग कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है जो अपनी कंपनी को चलाने के लिए लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती है, फंड लेती है। अब अगर लोग उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उस कंपनी का क्या फर्ज बनता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स, जो लोग उस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। एक कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। वो शेयर होल्डर आपकी कंपनी पे ट्रस्ट करके पैसा लगा रहे हैं, तो आपकी कंपनी का भी यह फर्ज बनता है कि आप उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। तो यहाँ पे द कंपनी इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, है ना। तो ये होता है बाउंड टू प्रोटेक्ट का मतलब। और ये मैंने कंपनी का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जहां पे बाउंड होते हो आप किसी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने कहा कि कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, लोगों ने कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, कंपनी का ये लीगल बाउंडेशन है कि वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी, बट उसने ऐसा नहीं किया, उसने तो उल्टा आपको लॉस करने के लिए चीटिंग कर दी। तो ऐसे में कंपनी ने जो चीटिंग करी है वो एक नॉर्मल चीटिंग नहीं है, वो सेक्शन 418 के अंदर की चीटिंग है। क्योंकि वो लोग आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड थे, पर फिर भी उनने ऐसा ना करते हुए आपको रॉन्गफुल लॉस करने के लिए चीटिंग करी, तो उसमें सेक्शन 418 लगेगा, 3 साल तक का इंप्रिजनमेंट या फिर फाइन या फिर दोनों आपको मिल सकते हैं, इसको याद रखिएगा। इसमें एक चीज होती है कि ये सेक्शन अप्लाई तभी होता है, whoever cheat with the knowledge
that it is likely to cause wrongful loss to the person whose interest in the transaction to which the cheating relate he was bound either by law or by legal contract to protect. मतलब ये वाली चीटिंग तभी आप पे एप्लीकेबल होगी जब आप उस पर्सन का जिसके साथ चीटिंग हो रही है उसके इंटरेस्ट को या तो बाय लॉ या फिर बाय कॉन्ट्रैक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लायबल हो, तभी सेक्शन 418 एप्लीकेबल होगा। फिर आप आइए सेक्शन 419 पे, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 416 में। अगर आप किसी की छवि अपने ऊपर दिखाते हो, यानी कि जो इंसान आप नहीं हो आप वो इंसान दिखाते हो, पर्सोनेशन करते हो, पर्सोनेशन से चीटिंग करते हो, तो 3 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा या फिर फाइन लगेगा या फिर दोनों लगेगा। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी 420। मैंने बताया था 420 सबसे ज्यादा कॉमनली दिखने वाला सेक्शन है। कोई भी व्यक्ति सोचता है चोरी चकारी तो उनके सेक्शन एक बार आपको याद नहीं आते, लेकिन कोई एकदम से बोलता है फ्रॉड चीटिंग तो सबसे पहले मन में 420 शब्द आ जाता है। मतलब 420 वर्ड तो 420 नहीं है आजकल, उसको मैथ्स का वर्ड नहीं, उसको चीटिंग का वर्ड समझा जाता है। सिंपल चीटिंग की पनिशमेंट सेक्शन 417 में हमने पढ़ी थी, बट मैंने बताया कि वेयर देयर इज अ डिलीवरी ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी और अल्टरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, देन दिस सेक्शन कम्स इनटू ऑपरेशन। मतलब ये सेक्शन ऑपरेशन में कब आता है? जब चीटिंग के साथ साथ किसी प्रॉपर्टी की डिलीवरी भी हुई हो या किसी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हुआ हो। मतलब प्रॉपर्टी का मैटर जैसे ही चीटिंग में घुसा वैसे ही 420 सेक्शन लगना शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस के अंदर 1969 में ये माना था कि द वर्ड प्रॉपर्टी इन दिस सेक्शन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द थिंग ऑफ विच अ डिलीवरी इज डिसऑनेस्टली डिजायर्ड बाय द पर्सन मस्ट हैव अ मनी वैल्यू और द मार्केट वैल्यू। जरूरी नहीं है कि जिस प्रॉपर्टी के साथ चीटिंग की जा रही है उसकी कुछ मनी वैल्यू हो। अगर उस चीज की कोई मनी वैल्यू नहीं भी होगी तो भी चीटिंग कहलाएगी। मतलब ये मत सोचना कि जो चीज आपसे ली जा रही है डिलीवरी में चीटिंग करके उसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू हो तो ही उसको चीटिंग बोलेंगे। उसकी वैल्यू अगर नहीं भी होगी मार्केट में फिर भी वो फ्रॉडफुल तरीके से डिसेप्शन करके आपसे उसका परेशान लिया तो चीटिंग उसको बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद इन एवरी केस when property is delivered by the person cheated, there must always be a stage when the person makes his mind to give the property on accepting the false representation made to him. It cannot be said that in such cases the person committing the offense can only be tried for the simple offense of cheating under section 417 and cannot be tried under this section. देखो इसमें एक चीज और होती है। आपने सपोज करो कि आप में से कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया और मुझे ना डिसेप्शन करने लगा, मुझे डिसीव करने लगा, मेरे साथ डिसेप्शन प्ले करने लगा। मतलब कि जो चीटिंग का सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है डिसेप्शन, वो मेरे साथ करने लगा। आप लोग मुझे डिसीव करने लग गए करने लग गए करने लग गए, मैं अभी तक डिसीव हो ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, जब आप लोग मुझे डिसीव कर रहे हो ना तब आप लोग का इंटेंशन था कि आप मेरे साथ चीटिंग करना चाहते हो। ठीक है, तो अभी इस स्टेज पे आप कौन सा ऑफेंस कर रहे हो? आप लोग मेरे पास आके मुझे डिसीव कर रहे हो किसी चीज को फ्रॉडफुल मुझसे करवाने के लिए या कोई चीज मुझसे लेने के लिए, तो आप अभी कौन सा ऑफेंस कर रहे हो? ये किस ऑफेंस के इंग्रेडिएंट आपको दिखाई दे रहे हैं? जल्दी बताओ। चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन कैसे आ गया? आप ये थोड़ी बता रहे हो मुझे कि आप कोई और इंसान हो, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। इंग्रेडिएंट को समझो, ये इंग्रेडिएंट को समझो, बहुत काम की चीज है। पर्सोनेशन का मुद्दा कहां से उठा? मैंने कहा कि कोई और व्यक्ति को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने अंदर। सर चीटिंग नॉर्मल चीटिंग सेक्शन 415। अब इसकी पनिशमेंट कहाँ मिलती है? 415 की 417 में। मतलब आप अभी इस स्टेज पे 417 कर रहे हो मेरे साथ, सेक्शन 417 की पनिशमेंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी तो कोई प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई नहीं है, बट क्या हुआ कि आप मुझे जब डिसीव कर रहे थे, आप मुझे डिसीव कर रहे थे इस चीज को इंड्यूस करने के लिए कि मैं कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दूं, तो आज तो नहीं किए मैंने, बट एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप अपने डिसेप्शन में सक्सेसफुल हो जाओगे, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब आपका सक्सेसफुल डिसेप्शन मुझे मजबूर कर देगा कि मैं उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी आपको कर दूं।
एक स्टेज ऐसी आएगी, चाहे वो 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, 10 दिन बाद आए, बट वो स्टेज आएगी जब मैं उस चीज से इतना डिसीव हो जाऊंगा कि मैं अपना माइंड बना लूंगा कि ठीक है, मैं तो ये प्रॉपर्टी इनको डिलीवर करूंगा। तो अब मेरे ऊपर चार्ज क्या लगेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा हूं। आपके ऊपर चार्ज क्या लगेगा, सेक्शन 420, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी की डिलीवरी भी कर दी। बट आप कोर्ट में जाकर ये मुद्दा नहीं उठा सकते कि भैया ऑफेंस जब मैंने किया था तब मैंने नॉर्मल डिसेप्शन किया था, तब तो प्रॉपर्टी की डिलीवरी हुई नहीं थी, तो मेरे पे 420 क्यों लगा रहे हो, 417 लगाओ। क्योंकि जिस दिन मैंने ये एग्रीमेंट किया था, जिस दिन मैंने डिसेप्शन करना शुरू किया था, उस दिन प्रॉपर्टी की डिलीवरी थोड़ी हुई है। तो उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस चीज से पड़ता है कि जब पहली बार आपने किया, तब आपने डिसेप्शन किया, इंड्यूस किया प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने के लिए, तो उस दिन तो 417 वाला आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेकिन जिस दिन वो प्रॉपर्टी की डिलीवरी होगी, यानी एक स्टेज आएगी प्रॉपर्टी की डिलीवरी करने वाली, उस दिन से आपका 417 जो है वो 420 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा। 420 की पनिशमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है, 7 साल तक का इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन इसमें लगाते हैं। और ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, जिस पर्सन के साथ चीटिंग होती है वो पर्सन इसको कंपाउंड कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो ये सेक्शन 420 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेक्शन 420 आखिरी सेक्शन था इस टॉपिक का, चीटिंग का, तो चीटिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम लोग बात करते हैं फ्रॉड्यूलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रॉड्यूलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। डीड का मतलब होता है जो अपन लिखते हैं, कोई विलेख जिसको कहा जाता है, और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना। और यहाँ पे ये सब काम फ्रॉड्यूलेंट तरीके से हो रहे हैं, सब ऑफेंस इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला सेक्शन 421, डिसऑनेस्ट और फ्रॉड्यूलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। अब देखो, ये चीज थोड़ी सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के साथ लिंक करके आपको समझना पड़ेगी। This and the 3 following section deal with fraudulent conveyances referred to in section 53 of the Transfer of Property Act. Conveyance का मतलब समझ लो, कन्वीएंस का मतलब होता है प्रॉपर्टी को कन्वे करना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे प्रॉपर्टी को कन्वे करना, उसको कन्वीएंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ना, आपके कोई क्रेडिटर लोग, क्रेडिटर लोग का मतलब कि जिन लोगों ने आपको पैसे वैसे दे रखे हैं, अब वो आपसे लेंगे। क्रेडिटर कौन होता है, जो हमें पैसे देता है, और हम उसके क्या होते हैं, हम उसके डेटर होते हैं, मतलब हमें उसको पैसे देना है। ठीक है, तो किसी ने अगर हमें बहुत सारा पैसा दिया था 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो अब हमें उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। अब अगर हम उसका पैसा नहीं लौटाएंगे तो वो क्या करेगा, वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर देगा। अब अगर वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर देगा और कोर्ट उसके फेवर में ऑर्डर दे देगी, तो हमें उसका पैसा लौटाना पड़ेगा। अगर हम उसका पैसा नहीं लौटाएंगे तो कोर्ट क्या करेगी, हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी, और कोर्ट हमारी प्रॉपर्टी को जब्त करके उसको सेल करेगी। और सेल करने पे जो पैसा आएगा, उस पैसे में से हमारे क्रेडिटर को भी पैसा दे देगी, और अगर बच जाएगा तो हमें दे देगी, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी थी। तो हम यहाँ पे क्या दिमाग का गेम खेलते हैं, हम दिमाग का गेम ये खेलते हैं कि यार हमें तो हमारे क्रेडिटर को पैसा देना ही नहीं है, हमें हमारे क्रेडिटर को पैसा देना ही नहीं है, तो हम तो देंगे नहीं, लगा लेंगे तो उसको कोर्ट में केस। कोर्ट क्या करेगी, हमारी प्रॉपर्टी बेचेगी। एक काम करते हैं, हम खुद ही फ्रॉड्यूलेंट तरीके से हमारी प्रॉपर्टी को पहले ही बेच देते हैं, ताकि कोर्ट को पता ही ना चले कि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है भी। और अगर कोर्ट को पता चल भी जाएगा कि प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट क्या ही कर लेगी, हम तो प्रॉपर्टी पहले ही बेच चुके हैं। हम जिसको बेचेंगे कोर्ट उससे थोड़ी ना खरीदे, उससे थोड़ी ना लेके बेच देगी कोर्ट। तो आप यहाँ पे ऑफेंस क्यों कर रहे हो, आप ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन से अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव या कंसील क्यों कर रहे हो, अपने क्रेडिटर का नुकसान करने के लिए, आपके क्रेडिटर को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए आप ये चीज कर रहे हो। ये मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे एप्लीकेबल होता है। रिजॉइन करो, फिर आगे बताता हूं।